नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारे कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ का 51वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमें बात करनी है भारत के प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर की। और दोस्तों, इस वीडियो में ही हम इस अध्याय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी चर्चा कर लेंगे और अगले वीडियो से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हमें बात करनी है भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर की। यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, VSNL, BSNL और MTNL। सबसे पहले हमें बात करनी है VSNL की। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई। सबसे पहले आप पूरा नाम याद रखें, फिर याद रखें वर्ष 1986 में VSNL की स्थापना की गई और इसके द्वारा 1995 में पहली बार भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। अब यहाँ से आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि पहली बार भारत में इंटरनेट की सुविधा किसने प्रदान की, तो VSNL ने प्रदान की। कब प्रदान की, तो वर्ष 1995 में प्रदान की। दोस्तों, इसका निजीकरण 2002 में हो गया। आपको याद रखना है VSNL का निजीकरण वर्ष 2002 में किया गया। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड, स्थापना की गई वर्ष 1986 में। पहली बार इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई, पहली बार किसके द्वारा, VSNL के द्वारा। कब की गई, 1995 में की गई। और इसका निजीकरण कब किया गया दोस्तों, तो वर्ष 2002 में किया गया। और वर्तमान में यह डाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। सीधा प्रश्न बनेगा, डाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का पुराना नाम क्या है, तब आप आंसर करेंगे VSNL। VSNL दोस्तों 1986 में स्थापित, 1995 में हमें पहली बार इंटरनेट की सुविधा प्रदान की, वर्ष 2002 में इसका निजीकरण कर दिया गया। इतनी चीज़ें आपके लिए VSNL के बारे में ध्यान रखनी है। इसको अब हम साफ कर देते हैं और फिर बात करते हैं BSNL की। इसका पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। पूरा नाम आपको ध्यान रखना है BSNL का, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना 15 सितंबर वर्ष 2000 में की गई। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना कब की गई, 15 सितंबर वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई। यदि हेडक्वार्टर की हम बात करें दोस्तों, मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। यह विगत कई वर्षों से घाटे में चल रही है, इसलिए इसे व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, व्हाइट एलिफेंट किसे कहते हैं हम, व्हाइट एलिफेंट हम कहते हैं VSNL को। स्थापना हुई थी 15 सितंबर वर्ष 2000 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इतनी बातें आप ध्यान रख लेना BSNL के बारे में। इसके बाद हमें बात करनी है MTNL की। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL दोस्तों फुल फॉर्म याद रखें, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल वर्ष 1986 को MTNL की स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इतनी बातें आप MTNL के बारे में ध्यान रखें। उम्मीद है VSNL, BSNL, MTNL के बारे में आपको यह दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिस सपोर्ट की मुझे आपसे उम्मीद है, आप लोगों की ओर से मुझे वह सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ी निराशा मेरे लिए हाथ लगती है। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मेरा मनोबल भी आपके लिए लगातार काम करने के लिए बना रहे। दोस्तों, अब हमें बात करनी है भारत में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्या क्या सुविधा मिलती हैं दोस्तों, तो सबसे पहले डायल अप कनेक्शन। ये होता क्या है, इसमें यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने डिवाइस, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, अपने डिवाइस को फोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। किसमें, डायल अप कनेक्शन में। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें अपने डिवाइस को टेलीफोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है।
इसमें टेलीफोन को मॉडेम से हम जोड़ते हैं, किसमें? डायल अप कनेक्शन में। डायल अप कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, टेलीफोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। डायल अप कनेक्शन को हम टेलीफोन को मॉडेम से जोड़ते हैं और इसे हम एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहते हैं। इतनी बातें आपको डायल अप कनेक्शन के बारे में ध्यान रखनी है। ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर है, आपका डिवाइस है, मॉडेम से जोड़ा है, फिर इंटरनेट आपको मिल गया। फिर लीज्ड लाइन कनेक्शन की यदि हम बात करें तो एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और आईपीएस अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जुड़ा रहता है। याद रखें, लीज्ड लाइन कनेक्शन में एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से दोस्तों जोड़ा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इससे प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों प्राइवेट लाइन कनेक्शन? लीज्ड लाइन कनेक्शन को प्राइवेट लाइन कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन में डाटा इंटरनेट की स्पीड स्थिर रहती है। इसका उपयोग किसी विशेष संस्थान के द्वारा किया जाता है। लीज्ड लाइन कनेक्शन का उपयोग किसी विशेष संस्थान के द्वारा किया जाता है। अब हमें बात करनी है ISDN लाइन की। दोस्तों, यह डायल अप सर्विस का संशोधित रूप है। ध्यान रखें, ISDN लाइन डायल अप सर्विस का संशोधित रूप है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन डिजिटल रूप में किया जाता है। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। डायल अप सर्विस में दोस्तों मॉडेम की आवश्यकता होती थी। ISDN लाइन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। यह कनेक्शन यूजर को डिजिटल टेलीफोन लाइन पर डेटा, वॉइस या वीडियो कंटेंट भेजने की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा कनेक्शन? ISDN लाइन कनेक्शन। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। दोस्तों, ब्रॉडबैंड जो कि ब्रॉडबैंड विड्थ का शॉर्ट नेम है दोस्तों, फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। दोस्तों, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हम कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। इसके बाद DSL कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों, DSL का फुल फॉर्म होता है, इसे आप ध्यान रख लें। यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। इसमें फोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है और मॉडेम को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार से फोन लाइन को मॉडेम से जोड़ते हैं, मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। किसमें? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन में। DSL कनेक्शन में यूजर इंटरनेट एक्सेस करते समय फोन कॉल कर सकता है। DSL मॉडेम टेलीफोन लाइन से प्राप्त होने वाले कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है। याद रखें दोस्तों, जो DSL मॉडेम होता है वह कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने का काम भी करता है। इसमें यूजर तेजी से डाटा को डाउनलोड या अपलोड कर सकता है। इसके बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें शामिल है ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स, हॉटस्पॉट, GSM, CDMA। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है ब्लूटूथ के बारे में। दोस्तों, ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कनेक्ट कर देते हैं। डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ब्लूटूथ का उपयोग अनेक सारे डिवाइस जैसे हेडफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डोंगल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि में हम करते हैं। आपने भी इसका यूज किया होगा। अब जो बातें आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि ब्लूटूथ टेक्निक में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह तथ्य आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा 10 से 50 मीटर तक की दूरी में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अधिकतम 7 डिवाइस को ब्लूटूथ के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं और इसका आविष्कार 1994 में डॉक्टर जाप हडसन ने किया था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। डेनमार्क के राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया। दोस्तों, ब्लूटूथ का उपयोग पेन में किया जाता है। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से आप रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्यान रखें। दोस्तों, ब्लूटूथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखने लायक है। अब हमें बात करनी है वाईफाई की। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। आविष्कार हुआ था
1991 में किसने किया था? तो जॉन ओ सुलेवान ने किया था। वाईफाई की मदद से हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी सामान्यतः रेंज 100 मीटर की होती है। और यदि रेडियो तरंगों की आवृत्ति की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। किसमें? वाईफाई में। ब्लूटूथ में कितनी होती थी? 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक। ये ब्लूटूथ की है। वाईफाई की कितनी है? 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक। इसका उपयोग लैन के लिए किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। किसका? वाईफाई का। अब बात करनी है लाईफाई की। पूरा नाम होता है लाइट फाइडेलिटी। आविष्कार किया था हेराल्ड रॉस ने दोस्तों 2011 में। बहुत महत्वपूर्ण नाम है हेराल्ड रॉस, लाइट फाइडेलिटी या लाईफाई के आविष्कारक। उच्च गति से संचार करने वाली वायरलेस टेक्निक है दोस्तों। इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। याद रखें, लाईफाई में डाटा को भेजने के लिए हम एलईडी का उपयोग करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग करते हैं। डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग करते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है लाईफाई के बारे में। फिर हमें बात करनी है वाईमैक्स के बारे में। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसकी रेंज होती है दोस्तों 25 से 50 किलोमीटर तक। वाईमैक्स ध्यान रखें दोस्तों, वाईमैक्स के द्वारा हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका उपयोग मैन बनाने के लिए अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं हॉटस्पॉट पर। दोस्तों इसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक भी कहा जाता है। किसे? हॉटस्पॉट को हम कहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक। हॉटस्पॉट एक फिजिकल लोकेशन होता है जिसके भीतर आप इंटरनेट को 30 से 60 फीट तक एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आपको अपना वाईफाई शेयर करना होता है तब आप हॉटस्पॉट का ही उपयोग करते हैं अपने मोबाइल फोन में। आपने ऐसा उपयोग जरूर किया होगा। वायरलेस रूप से मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हॉटस्पॉट का उपयोग किया जाता है। इसमें रेडियो ट्रांसमिशन और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक होती है हॉटस्पॉट। अब हम बात करेंगे जीएसएम की। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए बात करते हैं जीएसएम की, जिसका पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है। जीएसएम क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है। इसका प्रयोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जीएसएम का प्रयोग हम मोबाइल फोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। जीएसएम में सभी मोबाइल फोन पर एक सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए ईडीजीई अर्थात एनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। आपको ईडीजीई का पूरा नाम भी याद रखना है दोस्तों, एनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। फिर हमें बात करनी है सीडीएमए की। इसका पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्निक है जीएसएम की तरह। इसका उपयोग सामान्यतः मोबाइल फोन के संचालन में किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफर के लिए ईवीडीओ का उपयोग करते हैं, एवोल्यूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड। किस में करते हैं? सीडीएमए में करते हैं। दोस्तों आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर इस ब्लॉक में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप उसे जरूर पढ़ें और मोटिवेट हो जाएं। अब हमें बात करनी है 1G 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी की। क्या होता है दोस्तों 1G? दोस्तों इसका भी पूरा नाम होता है, आपने सोचा नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट जनरेशन। शुरुआत हुई थी 1980 में। कहां से? अमेरिका, यूएसए से। डाटा ट्रांसफर गति दोस्तों इसकी थी 2.4 kbps। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1980 में। कहां से? यूएसए से हुई थी और डाटा ट्रांसफर की गति थी 2.4 kbps। यह एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो थी वह एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी। फोन में केवल वॉइस कॉल सपोर्ट जैसी सुविधाएं हुआ करती थी फर्स्ट जनरेशन में। इसमें कॉल ड्रॉप, कम सिक्योर और फोन की लो बैटरी जैसी कमियां थी। इसमें फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? शुरुआत 1980 से यूएसए से हुई थी। डाटा ट्रांसफर गति बहुत ही कम हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 2.4 kbps हुआ करती थी और फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिग्नल पर आधारित था। और फोन में दोस्तों वॉइस कॉल सपोर्ट होता था। सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो 1990 से शुरुआत हुई फिनलैंड से। डाटा ट्रांसफर गति बढ़ गई। कितनी हो गई? 24 kbps हो गई। यह डिजिटल सिग्नल पर आधारित तकनीक थी दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन थी एनालॉग सिग्नल पर आधारित, सेकेंड जनरेशन हो गई डिजिटल सिग्नल पर आधारित। 1990 में शुरुआत हुई थी, फिनलैंड से हुई थी।
इससे फोन में दोस्तों SMS, MMS कॉल होल्ड कर सकते थे, कैमरा और मेल जैसी सुविधाएं शुरू हो गई। किसमें? सेकेंड जनरेशन में, 2G में। फिर दोस्तों 3G शुरुआत 2000 में हुई थी। 2000 से मतलब कहने का मतलब है सर 2000 के दशक में हुई थी। इसी प्रकार से 2G में कहने का मतलब है 1990 के दशक में शुरुआत हुई थी। और 1G से कहने का मतलब है 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1980 नहीं, 1980 के दशक में 1G की शुरुआत, 1990 के दशक में 2G की शुरुआत और 2000 के दशक में 3G की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? जापान से हुई। डाटा ट्रांसफर गति बढ़ गई दोस्तों। कितनी हो गई? 2 MB प्रति सेकंड हो गई दोस्तों। 1 MB में कितने KB होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट कर दें दोस्तों। 3G में हैवी गेम, वीडियो डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग, डाटा प्लान और वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर सुविधा की शुरुआत हो गई। इन्हें स्मार्टफोन कहने लगे दोस्तों। थर्ड जनरेशन वाले जो फोन होते थे उन्हीं को हमने स्मार्टफोन कहना शुरू कर दिया। इतनी बातें आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों फोर्थ जनरेशन 4G शुरुआत 2010 के दशक में हुई दोस्तों। दक्षिण कोरिया से हुई। डाटा ट्रांसफर गति 100 MB प्रति सेकंड हो गई। इस फोन में HD वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D वर्चुअल रियलिटी, मोबाइल वेब एक्सेस की सुविधाएं शुरू हो गई। ये तो आप देखते ही आ रहे हैं, हमारी जनरेशन की ही बात चल रही है। फोर्थ जनरेशन 3G में भी दोस्तों हम आते थे, लेकिन अब फिलहाल हम फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब हमें बात करनी है फिफ्थ जनरेशन की दोस्तों। इसकी शुरुआत 2020 के दशक में साउथ कोरिया से हुई। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। डाटा ट्रांसफर की गति दोस्तों 1 GB प्रति सेकंड से अधिक हो गई। इसमें दोस्तों फोन में अधिक बैटरी बैकअप, अधिक सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वॉइस असिस्टेंट, 4K वीडियो आदि में सुधार के साथ और भी सुविधाएं जोड़ दी गई। इसमें 5G में आपको ध्यान रखना है 4G 5G की शुरुआत साउथ कोरिया से हुई थी। 4G 2010 के दशक में और 5G 2020 के दशक में जो अभी चल रहा है ना। 3G की शुरुआत हुई थी कहाँ से? जापान से। 2G की फिनलैंड से और 1G की अमेरिका से। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें। और दोस्तों अब हम आते हैं MCQ पर। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस अध्याय के कुछ जो MCQ हैं हम इसी वीडियो में कवर करके अगले वीडियो से हम इंटरनेट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, आपसे कहता है हाल ही में 2 दिशाओं में डाटा को, हाल ही में नहीं दोस्तों, एक ही समय में 2 दिशाओं में डाटा हेतु कम्युनिकेशन मोड क्या कहलाता है? एक टाइम पर दोनों दिशाओं में आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है, उसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? ऑप्शन आपके सामने है सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? दोस्तों इंडियन रेलवे कहां से इंटरनेट की सर्विसेज देने लगा? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस की ऑपरेटिंग रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों 100 मीटर, हम सभी जानते हैं क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस की ऑपरेटिंग रेंज होती है। प्रश्न क्रमांक 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग निम्न 4 विकल्पों में से किस में होता है? तो दोस्तों एक दूसरे से बात करने में बिल्कुल होता है, लाइव बात करने में भी होता है, संवाद स्थापित करने में। तीनों ऑप्शन दोस्तों एक जैसे ही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार जो होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो वो होता है सिंपलेक्स। आप एक दिशा में डाटा भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सिंपलेक्स प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? हमने विस्तार से चर्चा भी करी थी दोस्तों, डायग्राम भी बना हुआ था दोस्तों। ट्विस्टेड पेयर केबल में तार आपस में इस तरीके से उलझे हुए होते थे। यहां पर ट्विस्टेड केबल तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हम ईथरनेट केबल के नाम से भी ट्विस्टेड केबल को जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन आंसर की में यहां पर बी आंसर दिया जा रहा है दोस्तों। याद रखें कोएक्सियल केबल में तार आपस में उलझे नहीं होते हैं, ईथर केबल या ट्विस्टेड केबल में तार आपस में उलझे हुए होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होना चाहिए। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में भी यहां पर बी आंसर बताया जा रहा है हाफ ड्यूप्लेक्स। लेकिन दोस्तों याद रखें कीबोर्ड और कंप्यूटर के मध्य जो संचार होता है वो सिंपलेक्स होता है, एक ही दिशा में डाटा का संचरण होता है, मॉनिटर से कीबोर्ड की ओर नहीं होता। वो हमें दिख जाता है डिस्प्ले पर, वो अलग बात है, ना कीबोर्ड को सुनाई देता है। कैसे हो गया दोस्तों ड्यूप्लेक्स?
या हाफ ड्यूप्लेक्स भी। तो याद रखें, कीबोर्ड और जो मॉनिटर है उनके बीच संचार होगा सिंपलेक्स। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर डी का बी बन गया गलती से, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम चर्चा करें तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर आपने कमेंट सेक्शन में। ब्लूटूथ का आविष्कार किया था डॉक्टर जॉन नहीं दोस्तों, डॉक्टर जॉब होर्थसेन। इंग्लिश में प्रोनाउंस में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी प्रोनाउंसिएशन में, यहाँ पर आप ध्यान रखें, डॉक्टर जॉन होर्थसेन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। और दोस्तों हिंदी में भी उच्चारण गलत हो सकता है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 8, टीवी रिमोट निम्न में से किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टीवी रिमोट दोस्तों हमने चर्चा करी थी, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का उदाहरण है। हमने टीवी रिमोट के बारे में चर्चा करते वक्त यह भी डिस्कशन किया था कि जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो सॉलिड मीडियम को आर पार क्रॉस नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा होगा टीवी के रिमोट आप जिस रूम में टीवी लगी हुई है उसी रूम से यूज कर पाते हैं। दूसरे रूम में जाएंगे तो फिर निरर्थक हो जाएगा उसका यूज करना, टीवी पे काम ही नहीं करेगा। अब दूसरे रूम में है ना, समझ रहे होंगे, क्योंकि दीवार के आर पार इंफ्रारेड नहीं जा पा रही है। प्रश्न क्रमांक 9, वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? बताए दोस्तों वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वॉकी टॉकी अर्ध ड्यूप्लेक्स का उदाहरण है। मान लो एक वॉकी टॉकी ए और एक वॉकी टॉकी बी, एक बार में आप बोल पाएंगे, दोनों दिशाओं में इसका ट्रांसमिशन होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। ए भी सिग्नल भेज पाएगा, बी भी सिग्नल भेज पाएगा, लेकिन एक साथ दोनों नहीं भेज पाएंगे। जब ए सिग्नल भेजेगा तो बी नहीं भेज पाएगा, और जब बी सिग्नल भेजेगा तो ए नहीं भेज पाएगा। इसलिए अर्ध ड्यूप्लेक्स का उदाहरण है वॉकी टॉकी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। पीओपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लास्ट में हमने चर्चा की थी प्रोटोकॉल में, अन्य प्रोटोकॉल की, उसमें मैंने आपसे कहा था दोस्तों इनके कम से कम आप फुल फॉर्म को तो ध्यान रख ही लेना। और वो प्रश्न आ गया, पीओपी का पूरा नाम बताओ आप। पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 11, डिजिटल सिग्नल का संबंध किससे है? डिजिटल सिग्नल मतलब बाइनरी संख्या है। बाइनरी कैसी होती है दोस्तों? 0-1 के फॉर्मेट में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, डाटा संचार के घटक में क्या शामिल है? बताओ। प्रेषक बिल्कुल होता है, सूचना बिल्कुल, सूचना नहीं होगी तो भेजेंगे क्या, है ना। प्रोटोकॉल, नियम कानून चाहिए भेजने के लिए, बीच में कोई भी पढ़ ले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तीनों चीजें होती हैं किसमें? डाटा संचार के घटक में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी, मतलब ये सारे तीनों के तीनों। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सा निर्देशित माध्यम में शामिल नहीं है? दोस्तों निर्देशित माध्यम कौन से होते थे? जिसमें हम वायर का उपयोग करते थे। और अनिर्देशित कौन से होते थे? जो वायरलेस होते थे, बिना वायर के होते थे। तो आप देख लें दोस्तों, पूछा जा रहा है कौन सा निर्देशित माध्यम नहीं है। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल, केबल मतलब वायर, तो ये गलत हो गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये भी नहीं, कोएक्सियल केबल भी नहीं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन दोस्तों यहाँ पर वायर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब होगा। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनिर्देशित माध्यम में शामिल नहीं है? अब दोस्तों पहले निर्देशित की बात करी कि निर्देशित में कौन सा शामिल नहीं है, अब बात कर रहे हैं अनिर्देशित में कौन सा शामिल नहीं है। अनिर्देशित में कौन सा नहीं होगा? जिसमें वायर का उपयोग होगा, क्योंकि अनिर्देशित में दोस्तों वायर का उपयोग नहीं करते हम, है ना। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल में वायर का उपयोग होता है, इसलिए पहले ही नंबर पर ऑप्शन नंबर ए हमें सही मिल गया। बाकी में आप देखेंगे माइक्रोवेव में वायरलेस है, इंफ्रारेड वेव में भी वायरलेस है, और रेडियो में भी वायरलेस है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ट्विस्टेड पेयर केबल अनिर्देशित माध्यम नहीं है दोस्तों, यह है निर्देशित माध्यम काय का, कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको सहायता मिल रही होगी, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे इसी प्रकार से काम करने के लिए। और दोस्तों फिर लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।